हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लक्ष्य। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे ओएस के लेक्चर नंबर 6 पर। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इतना इंटरेस्टिंग कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मुझे उस पर कुछ खास क्लैरिटी थी नहीं, और बट क्वेश्चन जरूर था दिमाग में कि होता क्या है, वो क्या चीज़ है। वो है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, सिस्टम को ऑन करते हो, स्विच पावर सप्लाई का स्विच से लेकर जो आपका ओएस सामने दिखता है, जीयूआई आपको दिखता है, उसके बीच में क्या क्या होता है। तो शॉर्ट में बोलूँ तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा कि कैसे जब आप ऑन करते हो सिस्टम और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, जो जीयूआई लोड हो जाती है, या विंडोज़ बोलूँ या मैक बोलूँ या लिनक्स बोलूँ, जो लोड हो जाता है और आप उस पर काम करते हो, तो इसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। बहुत आजकल तो आप देखोगे तो कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से ऑन हो जाता है। अगर मैक की बात करूँ तो जब से M1 चिप आई है, आप ऑन करते हो, ऑन करते ही सब कुछ ऑन हो जाता है। छोटी सी बार आती है, 2 मिनट के अंदर ऑन, 2 मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स में ऑन हो जाता है। ठीक है, बट फास्ट होने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी होती हैं और वो होती रहेंगी। वो चीज़ें क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार हम शाउट आउट दे देते हैं हमारे स्पॉन्सर्स को, ताकि आपका फ्लो ना बिगड़े। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय क्रायो, वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोजेक्ट ड्रिवन प्लेटफॉर्म। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एक बहुत अच्छी जॉब डेवलपमेंट में, आप तगड़ा होना चाहते हैं, सो क्रायो इज द प्लेस फॉर यू। क्रायो में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जिसमें कि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बैक एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे जो आप डेवलपमेंट करने वाले हैं वो इंटर्नशिप लेवल के प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। हर प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपको हो जाएंगे कि आपका सीवी बहुत इंप्रेसिव हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे एक फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिसमें आपको गारंटीड प्लेसमेंट करा दी जाएगी। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। सारे प्रोग्राम्स आपको 1 वीक ट्रायल के साथ अवेलेबल हैं। ट्रायल के एंड में आपको एश्योर्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसका यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक कूपन कोड भी डिस्प्ले हो रहा होगा, इसका भी यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर में हम इसको जानेंगे 5 स्टेप्स में। ठीक है, 5 स्टेप्स में हम इस प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा पावर ऑन करना। पावर ऑन करना, ठीक है। पावर ऑन करने का स्टेप अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप गए, आपने जो अपना प्लग दबा रखा है उसको ऑन किया, और सिस्टम का जो बेसिकली पावर का बटन है उसको ऑन किया। तो ऑन करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आपका स्विच ऑन करने के बाद जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जाएगी आपके पास आपके पावर सप्लाई पे। कंप्यूटर का ये कंपोनेंट है जो सारे हार्डवेयर को, सभी हार्डवेयर्स को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। कभी आपने अगर मैं बोलूँ, अब तो सब लोग लैपटॉप ही यूज़ करते हैं मोस्टली। अगर आप सिस्टम आपने देखा होगा, सिस्टम को कभी खोला होगा, तो जहाँ पर एक वायर लगती है ना जो डायरेक्टली फिर स्विच में लगती है, तो वायर क्या करती है, वो एक कंपोनेंट में जुड़ती है और वो कंपोनेंट से बहुत सारी तारें निकल रही होती हैं। वो बहुत सारी तारें फिर कुछ मदरबोर्ड में जा रही होंगी, कुछ हार्ड डिस्क पे जा रही होगी, कुछ जीपीयू में जा रही होंगी, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी वायर जा रही होती है। तो उसको मैं पावर सप्लाई बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर सप्लाई के पास इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। पहला स्टेप बहुत ही सिंपल। तो इससे क्या होगा, आपका मदरबोर्ड, ठीक है, उसके अलावा बाकी के कंपोनेंट्स, जिसमें कि हमारा हार्ड डिस्क आया, हार्ड डिस्क या फिर कोई और आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, या कोई और डिवाइसेस आपने अटैच किए हुए हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, या वटेवर वो उन सब पे पावर सप्लाई जाएगी। सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल स्टेप है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, अब जब पावर सप्लाई आ चुकी है तो सीपीयू के पास ही सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि एक्चुअली जो काम करता है ना, सबसे पहला कंपोनेंट जो वर्किंग है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे काम को करने के लिए, पूरी बूट प्रोसेस को करने के लिए, टर्निंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड द बूट प्रोसेस। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो खिलाड़ी है यहाँ पे, या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो क्या है, हमारा सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू लोड करता है, लोड्स बायोस और UEFI। दूसरा स्टेप बड़ा कॉम्प्लेक्स बोल दिया भैया आपने, कुछ नहीं है यार। सीपीयू लोड करता है बायोस और UEFI। बायोस और UEFI कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्चर में भी नहीं आया है, उससे पहले ही एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि बायोस चिप के अंदर स्टोर्ड होता है। अब बायोस चिप में बनाऊँ तो बायोस चिप कुछ ऐसी चिप होगी। ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक है, बायोस चिप आपकी है ये। बायोस चिप कुछ नहीं, एक नॉन वॉलेटाइल चिप है, रोम हो गया, रोम बोलूँगा मैं इसको, रैम और रोम का डिफरेंस आपको पता ही होगा। नॉन वॉलेटाइल चिप है। ठीक है, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड होता है, जिसको मैं बायोस भी बोल देता हूँ। ठीक है, और UEFI क्या है, UEFI बायोस
का ही अपग्रेडेड वर्जन है। मतलब ट्रेडिशनली बायोस यूज होता था, जिसकी फुल फॉर्म मैं बोलूँ तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और यूईएफआई की फुल फॉर्म बोलते हैं यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फॉर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है। बायोस पहले यूज होता था, अब भी कुछ सिस्टम में यूज होता है, बट यूईएफआई जो है आजकल यूज होता है, ये थोड़ा सा बायोस से एडवांस्ड होता है, ठीक है। जैसे इंटेल का जो यूईएफआई की बात करूं तो उसके अंदर कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज होती हैं आपकी दूसरे जो आपके लैन पे कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उनको भी मैनेज करने के लिए। ज़्यादा ही टेक्निकल हो रहा है, बट आप ये समझो कि बायोस और यूईएफआई कुछ नहीं है। बायोस पहले यूज होता था, यूईएफआई उसका 2.2 वर्जन है, बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो जब भी मैं बायोस या यूईएफआई की बात करूंगा तो आप समझना कि जो बायोस की वर्किंग है वो यूईएफआई की भी वर्किंग है, ठीक है। तो सीपीयू ने लोड किया बायोस को। बायोस को लोड करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, बायोस एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर सारे सिस्टम को कैसे इनिशियलाइज करना है इस टाइप के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला काम होगा सीपीयू इनिशियलाइज होगा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज होंगे, सीपीयू इनिशियलाइज होगा, ठीक है। सीपीयू ही खुद को इनिशियलाइज करेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और जब सीपीयू इनिशियलाइज होता है तो क्या करता है, वो एक रोम चिप के पास जाता है, जो अभी हमने बात करी, गोज टू ए चिप, जिसको मैं बायोस भी बोल रहा हूँ, बायोस चिप, ठीक है। तो सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू बायोस चिप के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वो उस प्रोग्राम को लोड करना चाह रहा है जो आगे के फर्दर काम करेगा, ठीक है। उस प्रोग्राम को मैं बायोस ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे दो स्टेप हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने ऑन किया, सीपीयू गया उस एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के पास, उसने बायोस एक स्मॉल प्रोग्राम है उसको लोड करा, ठीक है, हो गया। अब लोड करने के बाद तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं हम। तीसरा स्टेप क्या होगा, लोड करने का तीसरा स्टेप होगा कि बायोस और यूईएफआई वो एक टेस्ट रन करते हैं ताकि सारे हार्डवेयर इनिशियलाइज हो पाए। बायोस और यूईएफआई रन टेस्ट्स एंड इनिशियलाइज हार्डवेयर। बायोस क्या करता है, बायोस क्या करता है, लोड्स सम सेटिंग्स फ्रॉम अ मेमोरी एरिया। बेसिकली कुछ सेटिंग्स को लोड करता है वो जो सेटिंग्स होती है ना, वो जहाँ पे जिस मेमोरी एरिया में है वो बैक्ड बाय होती है एक सीमोस बैटरी। अभी थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, ठीक है, इसको समझाते हैं हम। बेसिकली क्या होता है ना यार, देखो अभी तक आपका मेमोरी जो है, जो रैम है वो लोड नहीं हुई है, आपकी डिस्क भी लोड नहीं हुई है, हार्ड डिस्क भी लोड नहीं हुई है। तो एक स्टोरेज एरिया है, उसके अलावा वो स्टोरेज एरिया जो कि चार्ज्ड बाई है एक सीमोस बैटरी के। सीमोस बैटरी क्या होता है, कंबाइंड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ऐसा कुछ है। तो बेसिकली एक बैटरी है ये, नॉर्मली वो बैटरी हमेशा से सीपीयू में रहती है, ठीक है। आप चाहे पावर को ऑफ भी कर देते हो तब भी सीपीयू के अंदर एक एरिया है जो हमेशा चार्ज अप रहता है। उसके अंदर बेसिकली कुछ स्टोरेज, कुछ सेटिंग्स और क्लॉक रन कर रही होती है, ठीक है। तो क्लॉक कौन सी, जब आप बेसिकली आप जो सिस्टम में क्लॉक देखते हो वो तो आप जब आप ऑन करते हो तो इंटरनेट से सिंक्रोनाइज हो जाती है, बट उसके अलावा भी हमारे सीपीयू के अंदर वो क्लॉक चलती रहती है। जब भी आप ऑन करोगे कंप्यूटर, हर बार आपको वो क्लॉक क्या करनी पड़ेगी, फिर से सिंक करनी पड़ेगी। और हो सकता है जब आप ऑन करो नेट कनेक्टिविटी ही ना हो सकता है ना। तो इसलिए हम एक बेसिक क्लॉक को रन करके रखते हैं। तो वो जिस एरिया में होती है वो एरिया सीमोस बैटरी द्वारा चार्ज अप रहता है, ठीक है। तो सीमोस बैटरी ये काम करती है आपका, और बायोस के अंदर जितनी भी सेटिंग्स है वो भी इसी एरिया में स्टोर्ड होती हैं जो कि चार्ज बाई होता है सीमोस बैटरी। इसका एग्जांपल दूं ना तो यार, कभी तुमने ट्राई किया है, मतलब मैंने किया हुआ ट्राई बचपन में। क्या, जो मेरा एक सबसे पहला कंप्यूटर आया था तो मैं उसको खोल के जब देख रहा था तो उसके अंदर एक सेल भी होता है छोटा सा, वो सीमोस बैटरी है। उस सेल को अगर मैं निकाल देता था ना और ऑन करने की कोशिश करता था तो सीपीयू बीप करता था, वो ऑन ही नहीं होता था। मैं सोचता था यार मतलब एक छोटी सी बैटरी से चल रहा है क्या, मैं पावर सप्लाई दे तो रहा हूँ तब भी ऑन क्यों नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं है, बेसिकली उसको सेटिंग्स नहीं मिल पा रही हैं। वो एरिया जो है जहाँ पे सेटिंग्स लोड होती हैं वो अब आपने वो उसको रीसेट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये सीमोस बैटरी ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जो ज़रूरी होती हैं कंप्यूटर को बेसिकली बायोस को ऑन करने के लिए। बायोस की सेटिंग्स होती हैं वो क्लॉक को रन करने के लिए। तो इसलिए ये सीमोस वाली बैटरी वाला एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने सेटिंग्स लोड करी, वो सेटिंग्स कुछ लो लेवल सेटिंग्स थी, ठीक है, बेसिकली जो बायोस को चलने के लिए ज़रूरी थी। अब उसके बाद क्या होगा, अब जैसे आपने सेटिंग्स ऑन करी तो एक्चुअल जो बायोस का प्रोग्राम है वो लोड होएगा विद सेटिंग्स। इन सेटिंग्स के साथ में वो लोड होगा। अब वो लोड होने के बाद क्या करेगा, लोड होने के बाद उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि क्या करेंगी, वो इंस्ट्रक्शंस क्या करेंगी, वो पोस्ट करेंगी। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अभी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है, हर हार्डवेयर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टेस्ट केसेस लिखे होंगे। जैसे
मैं सबसे पहले देखूंगा कि रैम वर्किंग है कि नहीं। रैम के पास जाऊंगा, उस पर कुछ टेस्ट केस रन करूंगा। उसको बेसिकली पावर तो दी हुई है हमने, तो कुछ देखूंगा उस पर। हो सकता है कुछ मेमोरी राइट करके और डिलीट करके देखूंगा कि क्या ऐसा रैम वर्क कर पा रही है, क्या रैम अवेलेबल भी है कि नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो आपका कंप्यूटर आगे बढ़ जाएगा। अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज शो करेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर। अगर आप कंप्यूटर से रैम ही उड़ा दोगे तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन है जो थर्ड स्टेप है, जहाँ पे पोस्ट वाली चीज़ हो रही होती है। इस पोजीशन पे वो टेस्ट करता है कि सारे एसेंशियल हार्डवेयर हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपके हो गए 3 स्टेप। तीसरा स्टेप अपने हो गया कि आपने सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज कर लिया। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे। अब तक बायोस ये सारे काम कर चुका है। ठीक है, बायोस क्या आता है, एक प्रोग्राम है खुद ही। ठीक है, चौथा स्टेप होगा कि जो बायोस और यूईएफआई है वो एक्चुअल बूट डिवाइस को हैंड ऑफ करेगा चीजें। बायोस और यूईएफआई हैंड्स ऑफ टू बूट डिवाइस। अब इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट काम हो रहे होते हैं। अब बूट डिवाइस क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। बूट डिवाइस है एक ऐसा एरिया, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा डिवाइस जहां पर एक्चुअली ओएस का बूट की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। उसको मैं बूट लोडर भी कहता हूँ। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे बायोस ने क्या क्या काम कर लिया। बायोस ने ये देख लिया कि भाई ठीक है, सब कुछ इनिशियलाइज हो चुका है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सारे हार्डवेयर बढ़िया काम कर रहे हैं। अब मुझे एक्चुअल प्रोग्राम चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करेगा। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सारा कंट्रोल देगा, वो वाला मुझे प्रोग्राम चाहिए। अब वो प्रोग्राम ढूंढेगा, वो कैसे ढूंढेगा। बूट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं आपकी डिस्क हो सकती है। ठीक है, HDD और SSD। ठीक है, या फिर आपकी CD भी हो सकती है, या USB ड्राइव भी हो सकती है। आपने देखा होगा जब सिस्टम के अंदर आपका बेसिकली OS नहीं होता तो हम USB ड्राइव से या फिर बेसिकली CD ड्राइव से हम बूट कर रहे होते हैं। विंडोज बूटेबल डिस्क बनाते हैं, उसको बूट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब बायोस जो है वो सारा काम कर चुका है हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन का। अब उसको एक्चुअली एक प्रोग्राम चाहिए जो एक्चुअल OS को बूट करेगा, और उस प्रोग्राम को मैं क्या कहता हूँ, उस प्रोग्राम को मैं बोलता हूँ बूट लोडर। ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं कहता हूँ बूट लोडर। नई टर्म आ गई। बूट लोडर क्या करता है? बूट लोडर यार कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होता है ना जब, तो वो ऑन करता है एक्चुअल OS को। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या हुआ, वो बूट डिवाइस को फाइंड करेगा बायोस, और बूट डिवाइस जैसे ही मिलेगा उस बूट डिवाइस में इंस्ट्रक्शंस होंगी बूट लोडर की। यानी कि अब बूट लोडर को सारा काम दे दिया जाएगा। बूट लोडर खुद एक प्रोग्राम ही है। ठीक है, अब बूट लोडर कहाँ कहाँ पड़ा होता है, मैं उसको देखता हूँ कि बूट लोडर अब कहाँ कहाँ पड़ा होता है। पहली जगह है आपकी MBR, इसको मैं बोलता हूँ मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है, ऐसा डिस्क का एरिया है जहाँ पे आपका बूट लोडर एक्चुअली पड़ा हुआ है। यानी कि बायोस सब कुछ करने के बाद एक ऐसी जगह को ढूंढना चाह रहा है जहाँ पे एक्चुअली बूट लोडर पड़ा है। तो वो जगह होती है आपकी, 2 जगह होती हैं। पहली है MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड है। ये ना डिस्क की 0th इंडेक्स पे पड़ा होता है। बेसिकली 0th इंडेक्स पे, डिस्क की 0th इंडेक्स पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से बूट जो बायोस है वो CPU को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई बूट लोडर ना यहाँ से ऑन कर लो, मेमोरी में ले आओ, फिर उसके बाद काम शुरू करेंगे एक्चुअल OS को ऑन करने का। ठीक है, MBR हमने समझ लिया। अब MBR ना ओल्ड सिस्टम में यूज़ होता था, ओल्ड सिस्टम आज भी यूज़ होता है बट मोस्टली ओल्ड सिस्टम में यूज़ होता था। तो जब मैं अभी 2 टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, बायोस और UEFI, तो बायोस जो है ना एक्चुअली जो बायोस सिस्टम था वो MBR का यूज़ करा करता था, और जो UEFI है वो एक नए प्रोग्राम का यूज़ करता है जो इसका नाम है EFI। उसका नाम है EFI। अब EFI समझ लेते हैं क्या होता है। EFI होता है एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली UEFI जो हमारा नया टाइप का बायोस था वो इसको यूज़ करता है। ये कुछ नहीं है, ये हम डिस्क में ना, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, MBR में क्या कर रहे थे हम, MBR में हम क्या कर रहे थे, MBR में हमारे पास ये डिस्क थी, डिस्क की 0th पोजीशन पे MBR पड़ा था। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपने डिस्क में पार्टीशंस देखी होंगी, जैसे C ड्राइव, E ड्राइव, है ना, C ड्राइव, E ड्राइव, ऐसे करके आप पार्टीशंस बना के रखते हो। तो EFI कुछ नहीं है, हम डिस्क की 0th पोजीशन पे ना रख के हमने एक अलग से पार्टीशन ही बना दी। ठीक है, पार्टीशन इन डिस्क होती है, ये पार्टीशन ही बना दी, और इस पार्टीशन के अंदर बूट लोडर पड़ा हुआ है।
तो बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, MBR कुछ नहीं है, मास्टर बूट रिकॉर्ड है, वो 0th इंडेक्स पे रखा होता है, वहाँ पर प्रोग्राम होता है आपका बूट लोडर। MBR यूज़ कौन करता है, बायोस यूज़ करता है, ओल्ड सिस्टम्स, ठीक है। बट UEFI जो है वो EFI यूज़ करता है। EFI क्या करता है, EFI अलग से एक पार्टीशन होता है, EFI पार्टीशन बोलते हैं उसको, वहाँ पर बूट लोडर पड़ा होता है। तो बेसिकली ये कहानी क्यों हो रही है, क्योंकि बायोस सब कुछ तो कर चुका है इनिशियलाइजेशन, अब उसको बूट लोडर ढूंढना था। बूट लोडर 2 जगह पे मिला उसको, ठीक है, MBR में मिल जाएगा या EFI में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही उसे बूट लोडर मिला, बूट लोडर जैसे ही रैम में आया, मेमोरी में आया, बायोस बोलेगा कि मैंने बूट लोडर ढूंढ लिया है, अब बूट लोडर तेरी जिम्मेदारी है आगे का काम करने की। तो बायोस वाले प्रोग्राम की जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म होती है। अब आप आ जाते हैं 5th स्टेप पे। ये फाइनल स्टेप है हमारा, 5th स्टेप है हमारा, बूट लोडर लोड्स द फुल OS। अब बूट लोडर पूरे OS को लोड करेगा, एक्चुअल OS अब लोड होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि यहाँ तक के स्टेप जो थे वो बायोस ने देखे थे, अब जो स्टेप है वो खुद बूट लोडर देख रहा है। बूट लोडर क्या है, बूट लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक्चुअल OS को इनिशियलाइज करता है और पूरा उसे टर्न ऑन करता है। अब बूट लोडर मैं बोलूँ एक्चुअल OS को इनिशियलाइज करता है। अब ये ना एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता कि सब सारे OS के लिए यूनिवर्सल होता है। विंडोज़ में जो बूट लोडर होता है उसको मैं बूट मैनेजर, बेसिकली बूट mgr.exe करके एक प्रोग्राम होता है, वो ये काम करता है। और अगर मैं मैक की बात करूं तो उसमें boot.efi करके एक हमारी बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, वो ये काम करता है। और अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो उसमें ग्रब ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक 4th स्टेप तक तो बायोस सब कुछ कर रहा था। अब 5th स्टेप से बूट लोडर अपना काम ले लेगा, क्योंकि हर OS अलग तरीके से इनिशियलाइज होता है, हर OS के अपने अलग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो हर जो OS का मैन्युफैक्चरर है वो अपना खुद का एक बूट लोडर वाला प्रोग्राम लिखता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये लिखा हुआ है, एप्पल वालों ने ये लिखा हुआ है, और अपना लिनक्स वालों ने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी सारी प्रोसेस खत्म होती हैं। अब जो है सिस्टम सारा का सारा बूट लोडर के पास है। अब बूट लोडर एक्चुअली सब सारे काम करेगा जो जो अलग अलग सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं। आप ये देखेगा कि आपका GUI कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, GUI को ऑन करेगा, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के चेक्स होते हैं वो ऑन करेगा, कुछ स्टार्टअप डिवाइसेस होते हैं उन सबको ऑन करेगा, कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं उनको ऑन करेगा। तो ये सारा काम अब OS स्पेसिफिक हो गया है, तो अब ये सब कुछ काम OS पे चला जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स में एक्चुअली OS आपका ऑन होता है। तो ये 5 स्टेप आप बताओ कैसे लगे आपको। ये पाँचों के पाँचों स्टेप जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको एज ए कंप्यूटर इंजीनियर तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है ना यार, मतलब कंप्यूटर ऑन कैसे होता है तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन बताओ कैसी लगी, ठीक है। अब एक बार मैंने इसके भी नोट्स बना दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी है इन नोट्स में, जो जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब कुछ थ्योरी में लिख दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसमें होमवर्क देना चाहूँ तो आपका होमवर्क ये होगा कि आप जो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे UEFI MBR, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ो, तो आपको थोड़ा सा एक बढ़िया से एक इंसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर इसी के साथ। कमेंट सेक्शन बताना कैसी लगी, बढ़िया लगी, क्लियर है तो लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर क्लियर्ड, वरना दोबारा बना देंगे, ठीक है। ओके बाय।